नमस्कार दोस्तों। तो कई दिन से एक पेंडिंग पड़ा हुआ था एक टॉपिक जो है जिस पे बोला था कि वैक्सीन जो है क्या क्या कैटेगराइजेशन होते हैं वैक्सीन के। जैसे आपने जो कोविड 19 के दौरान काफ़ी सुना होगा mRNA वैक्सीन है या फिर जो है और अलग तरह की वैक्सीन बना रहे थे नॉर्मल वैक्सीन्स। तो कौन कौन सी तरीके की वैक्सीन बन सकती हैं और क्यों बनती हैं, मीन्स आप अब इस रीजन को थोड़ा समझ जाएंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा कि प्रॉब्लम आखिरकार क्या होती है। तो उसके लिए जो है आपको ये समझना पड़ेगा कि बॉडी की जो मैकेनिज़्म है वो किस तरीके से काम करती है। ख़ास तौर से जो प्रोटीन है, प्रोटीन से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। तो प्रोटीन के यूज़ को हम लोग जो है काफ़ी पहले डिस्कस कर भी चुके हैं और आज जो है हम लोग बात करेंगे कि बीमारियों के कॉज क्या होते हैं। बीमारियों के कॉज के साथ में जो डीएनए है, आरएनए है, आरएनए के टाइप हैं या डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डीएनए में कौन कौन से केमिकल्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे बात करके ये समझेंगे कि पूरी बॉडी का जो वास्तव में सिस्टम है, जो सेल का सिस्टम है, वो सेल का सिस्टम कैसे काम करता है। और उस सेल के सिस्टम को जब आप एक बार समझ जाएंगे तब आपको ये समझने में बड़ी आसानी होगी कि क्या क्या वैक्सीन के टाइप बनाए जा सकते हैं और कौन से वैक्सीन के टाइप आपको लगातार सुनने में आते रहते हैं और कौन सी वैक्सीन्स जो है बनाई जा सकती हैं लेकिन बनाई नहीं जाती हैं, उसके रीज़न क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग जो है बात करेंगे। फिलहाल हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप देखेंगे कि जो बीमारियां होती हैं ह्यूमन बींग्स में, देखिए बीमारियां तो जो है सब में होती हैं, पेड़ पौधों को भी होती हैं, जानवरों को भी होती हैं, इंसानों को भी होती हैं। फिलहाल हम लोग जो है इंसानों की बीमारी की बात करते हैं। तो इंसानों में जो बीमारियां होती हैं उनमें मोस्टली 4 फैक्टर जो है वो बेसिक कॉज होते हैं। आप देखेंगे वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगी यानी कवक। तो ये 4 चीज़ें जो है ये मोस्टली कॉज होती हैं बीमारी का। अच्छा, वायरस और बैक्टीरिया में एक तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि बैक्टीरिया को आपको पता होगा हिंदी में बोलते हैं जीवाणु और वायरस को बोलते हैं विषाणु। तो जीवाणु इसका नाम इसलिए है कि ये जिंदा है, ठीक है। जीवाणु जो है ये जिंदा है और जिंदा आदमी को आप समझ रहे होंगे, मीन्स बैक्टीरिया आदमी नहीं है लेकिन समझने के लिए बोल रहे हैं ये कि जो जीवित है उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं जिंदा रहने के लिए, ये याद रखिएगा। और वायरस को कहते हैं विषाणु। तो जो जहर है, जहर अगर कहीं रखा है तो ऐसे फैल नहीं सकता, लेकिन उसे फैलने के लिए अगर कोई सहारा मिल जाए, जैसे मान लीजिए कि बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया जहर या फिर जो है किसी तरीके से बॉडी में चला गया जहर, तब फिर वही जहर पूरी बॉडी में फैल जाता है ना। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब जहर वगैरह अगर उन्हें सांप काट ले या फिर एक्सटर्नली किसी तरीके से जहर वगैरह खा लेते हैं तो फिर पूरी बॉडी में फैलता है जहर। वही हाल जो है वो विषाणु का है, यानी वायरस का है कि ये ऐसे बाहर तो बेकार है, पर अगर इसको कहीं कोई दूसरी सेल मिल गई तो इसको अगर दूसरी सेल मिल गई तो फिर ये जो है रेप्लिकेट होने लगता है। रेप्लिकेट होने लगता है मतलब फिर जो है इसकी जो संख्या है वो बढ़ने लगती है, जबकि बैक्टीरिया के साथ ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया अकेले खुद ही जिंदा रहता है। दूसरा, वायरस और बैक्टीरिया में एक अंतर ये है कि वायरस बैक्टीरिया की अपेक्षा काफ़ी छोटा होता है, लगभग 100 गुना तक अंतर होता है साइज़ में, ठीक है। तो 4 कॉज हो गए, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगी। डीएनए की बात करें अगर, तो देखिए डीएनए जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉडी का, क्योंकि जो इंसानों की आनुवंशिकी है, आनुवंशिकी का मतलब जो जेनेटिक प्रोसेस हैं, चाहे वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस हो, चाहे सेल के रिफॉर्मेशन के जो मतलब दोबारा से शरीर वगैरह बनने के प्रोसेस हों, तो इन सब में डीएनए का बड़ा रोल है। ऐसे ही आप देखते होंगे फॉरेंसिक लैब वगैरह में कभी कभी क्राइम रिलेटेड चीज़ों से भी जानने के लिए डीएनए टेस्ट किए जाते हैं। तो डीएनए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉडी का। और डीएनए के बारे में आप एक चीज़ समझिए कि ये डीएनए जो है, आपने इसकी तस्वीर जब कभी देखी होगी, तो अब मैं इसमें तस्वीर इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, आप एक बार जो है देख लीजिएगा या कभी न कभी आपने देखी होगी कि आप देखते होंगे कि साइड में 2 पट्टियाँ दिखेंगी आपको और उन दोनों पट्टियों के बीच में कुछ माचिस की तीलियों जैसे जैसे सीढ़ी नहीं होती है, तो वो सीढ़ी की तरह शेप आपको दिखाई देगा। तो ये सीढ़ी की तरह शेप में जो सीढ़ी के डंडे हैं वो
केमिकल्स के बने हुए होते हैं, और वो 4 केमिकल्स हैं। तो वो 4 केमिकल्स कौन से हैं? एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और गुआनिन। इनके नाम देखिए नीचे लिखे हुए हैं, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और गुआनिन। इसको शॉर्टकट में आपने देखा होगा, जब तस्वीर आप देखेंगे कभी तो डीएनए की दोनों पट्टियों के बीच में ATCG ऐसे पेयर बने रहते हैं। तो पेयर इनके कैसे बनते हैं? जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ में पेयर बनाता है, और जो साइटोसिन है वो गुआनिन के साथ में पेयर बनाता है, यानी AT और CG यही पेयर बनेगा। तो AT और CG के जो पेयर हैं ये उस सीढ़ी के डंडे हैं। ठीक है, समझने के लिए आप समझ लीजिए अभी कि उस सीढ़ी के डंडे जो हैं इन केमिकल के पेयर हैं, AT और CG, यानी एडेनिन और थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। और जो किनारे किनारे पट्टी दिखती है, जिस पट्टी पे यानी जो खड़े बांस हैं सीढ़ी के, उन खड़े बांसों में सीढ़ी के जो वो किस मटेरियल के बने हुए हैं? तो उसमें एक तो शुगर होती है, फॉस्फेट होता है, और शुगर फॉस्फेट के साथ में एक नाइट्रोजन का बेस होता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक शुगर होती है, फॉस्फेट होता है और एक नाइट्रोजन बेस होता है। तो ये तीनों चीज़ें मिल करके उस पट्टी को बनाते हैं। अब और इस पट्टी का नाम है हेलिक्स, इसको बोलते हैं हेलिक्स। ठीक है, चूंकि 2 पट्टियां लगी रहती हैं जिनमें जो है सीढ़ी के डंडे फंसे हुए हैं, केमिकल के पेयर फंसे हुए हैं, तो डीएनए के स्ट्रक्चर को बोलते हैं कि ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बीच में केमिकल्स के पेयर की सीढ़ियाँ मीन सीढ़ी के डंडे लगे हुए हैं, ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। अब आप समझिएगा कि यही डीएनए का स्ट्रक्चर एक धागे नुमा संरचना से जब टाइटली बाउंड कर दिया जाता है, चूंकि सीढ़ी है तो वैसे तो बिखरने का खतरा है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि बिखरे ना, इसलिए उसको अगर धागे से कस के बांध दिया जाए तो वही डीएनए जब धागे से बंधा हुआ है धागे नुमा संरचना से, तो उसको कहने लगते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, और यही क्रोमोसोम जो है वो जीन का वाहक होता है। और जीन क्या है? जीन आप समझ सकते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए का वो हिस्सा जो जेनेटिक फीचर्स को कैरी करता है। जेनेटिक फीचर्स को कैरी करता है मतलब ये है, आपने देखा होगा 8 अरब की आबादी है और मतलब कहते तो लोग हैं कि 7 इंसान एक ही शक्ल के होते हैं, लेकिन पता नहीं, फिलहाल आप देखेंगे कि अगर 7 होते भी हैं तो भी सबके चेहरे अलग अलग हैं। मीन्स इंसान वही है, सारे जो ऑर्गन हैं वो वही हैं, हाथ पैर वही हैं, पर चेहरे अलग अलग हैं, आइडेंटिटी सबकी अलग अलग है। तो ये कमाल जो है ये डीएनए के उसी जीन का है। और जीन का मतलब आप समझ लीजिए कि आप कह सकते हैं कि जो सीढ़ी के डंडे हैं और पट्टी, तो उस सीढ़ी का एक टुकड़ा अगर आप निकाल लें कुछ डंडों के साथ तो वही जीन है। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो है वो जीन का वाहक होता है। बिल्कुल भी देखिए, ध्यान से सुनते रहिएगा, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी प्रोटीन की बारी आई नहीं है अभी प्रोटीन की बात होगी आगे। तो ये इतना तो डीएनए का काम हो गया। दूसरी तरफ आप वहीं देखिए कि जो आरएनए होता है, अब ये डीएनए आखिरकार है कहाँ? तो डीएनए जो है, जो सेल होता है, उस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर जो है ये डीएनए रहता है। और एक चीज़ समझिएगा कि जब इस जो पट्टी बनी हुई है, जो डबल हेलिक्स 2 डंडे हैं पट्टी के, जिनके बीच में सारी सीढ़ी के डंडे लगे हुए हैं, तो इन पट्टियों को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। चूंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है सब सारी संरचना, और ये सारी संरचना जो है सेल के न्यूक्लियस के अंदर है। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको कि सेल में जो पावर हाउस ऑफ सेल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको आप जानते होंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक अलग डीएनए होता है। उसका इस वाले डीएनए के साथ में कोई मतलब मैच नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक अलग डीएनए होता है, और सेल के न्यूक्लियस में ये अलग डीएनए है। आरएनए जो है, आरएनए भी सेल में होता है, लेकिन फ्री रहता है, वो जरूरी नहीं कि न्यूक्लियस के अंदर रहे। ठीक है, आ जा सकता है, वो टहलता रहता है, उसका काम ही आने जाने का है, क्योंकि आरएनए जो है वो कई तरह के काम करता है बॉडी में। अब आप समझिएगा कि देखिए, सपोज करिए कि जीन जो है चला गया लेकर, जैसे डीएनए क्रोमोसोम किसी में शिफ्ट हुआ बॉडी में,
और क्रोमोसोम के साथ में जीन चला गया। अब वही जीन जो है ये बताएगा कि जो बनने वाली बॉडी है वो बॉडी किस तरह की होगी, उसकी नाक कैसी होगी, उसकी आँख कैसी होगी, उसके हाथ पैर कैसे होंगे, उसकी हड्डियाँ कैसी होंगी, उसकी मांसपेशियाँ कैसी होंगी। सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसी क्रोमोसोम जो जीन लेके जा रहा है उस जीन के अंदर है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो जीन के अंदर पैक है वो तो पैक है, पता कैसे चलेगा सेल को कि ये इन्फॉर्मेशन क्या लेके आया है जीन। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या लेकर के आया है, ये काम जो है ये आरएनए का है, ये बताना कि ये क्या इन्फॉर्मेशन लेके आया है। साथ ही साथ में अब आप समझिएगा, हमने सारी बात आपको बता दी है कि जीन में जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, वही इन्फॉर्मेशन जो है शरीर बनवाने का काम करेगी। मीन्स नक्शा समझिए आप उसको, जैसे किसी घर का नक्शा होता है तो डीएनए एक तरीके से बॉडी का नक्शा है कि हड्डी कितनी चौड़ी होगी, चेहरा कैसा होगा, नाक कैसी होगी, मांसपेशियाँ कैसी होंगी। तो ये एक तरह का नक्शा है। पर सवाल ये है कि बिना इंजीनियर के इस नक्शे को पढ़ा नहीं जा सकता। तो इसे पढ़ने के लिए जो है आरएनए काम करता है। आरएनए और डीएनए में अंतर ये है कि जहाँ डीएनए 2 पट्टी में रहता है वहाँ आरएनए जो है वो 1 पट्टी में रहता है। ठीक है। दूसरा अंतर ये है कि जो सीढ़ी के डंडे हैं, आप समझिएगा ये अधूरी सीढ़ी है। आरएनए मतलब आप अधूरी सीढ़ी समझ सकते हैं, जिसमें एक तरफ तो बांस लगा हुआ है और उसी बांस में जो पेयर हैं यानी सीढ़ी के डंडे हैं वो फंसे हुए हैं। तो ये अधूरी सीढ़ी है आरएनए। और इसमें एक खास बात और है कि जैसे वहाँ पे आप देखते थे कि ATCG था, यानी एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। यहाँ क्या होता है कि थाइमिन की जगह पे एक अलग होता है यूरासिल बोलते हैं उसको। ठीक है। तो यूरासिल नाम का केमिकल जो है वो आरएनए में होता है। आरएनए का काम है इस नक्शे को पढ़ना। ठीक है। तो आरएनए जो है, आरएनए का एक आप समझिए कि ग्रुप होता है। ये 3 आदमी है। आरएनए जो है आप ऐसे समझ लीजिए कि 3 लोगों का एक ग्रुप है। अकेला एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर शरीर बनाना है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से तो एक आदमी तो चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन की कॉपी लेकर के आए। क्योंकि देखिए जो डीएनए है वो तो सेल के अंदर रहेगा, है ना। तो वहाँ से अब डीएनए तो बाहर आने से रहा सेल से, तो वहाँ से जो है कॉपी लेके आनी पड़ेगी उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की। तो आरएनए ग्रुप के जो 3 आदमी हैं उनमें से एक आदमी जाता है कॉपी लेने, जाता है कॉपी करता है और कॉपी ले करके आता है। दूसरा आएगा कहाँ, आएगा वहाँ जहाँ फैक्ट्री लगी हुई है। किस चीज़ की? शरीर के मांसपेशियों और हड्डियों को बनाने के लिए जिन प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है उन प्रोटीन्स को ऑर्गेनाइज करने का काम जो है एक फैक्ट्री में किया जाता है, जिसको कहते हैं राइबोसोम फैक्ट्री। उसको सेल फैक्ट्री भी आप कह सकते हो। तो उसका काम है कि जिस तरह की इंफॉर्मेशन आई है, नक्शा जैसा आया है, उससे रिलेटेड प्रोटीन्स जो है इकट्ठे करवाने का काम, मीन्स वहाँ पे सारी प्रोटीन उस तरह की बनाने का काम जो है वो फैक्ट्री करती है। और जो नक्शा लेके आया है, कॉपी करके लेके आएगा, उसको कहते हैं mRNA, मैसेंजर आरएनए। अब जब ये लेके आएगा तो ये कॉपी करके ले तो आया, लेकिन ये पढ़ नहीं सकता। नक्शा पढ़ने का काम जो है आरएनए ग्रुप का दूसरा आदमी करेगा, जिसका नाम है tRNA। तो ये tRNA जो है ये पढ़ता है, उस नक्शे को समझता है क्या है और ये इंस्ट्रक्शन दे देता है, ये समझ जाता है कि क्या क्या आइटम चाहिए, किस तरह के प्रोटीन हमें चाहिए बॉडी बनाने के लिए। और फिर ये क्या करता है कि जो सेल का साइटोप्लाज्म है, यानी जो द्रव्य होता है न्यूक्लियस के बाहर, उस साइटोप्लाज्म से उस सारे मटेरियल को लेकर के आता है फैक्ट्री में, जिससे वो प्रोटीन बनेंगे जो प्रोटीन उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग शरीर बनाने के लिए चाहिए। और फैक्ट्री को खाली नहीं छोड़ा जाता, फैक्ट्री की देखभाल करने के लिए भी एक आदमी है, वो भी आरएनए ग्रुप का ही है और उसका नाम है rRNA, उसका नाम है राइबोसोम आरएनए। वो जो सेल की फैक्ट्री है वहाँ सारा कामकाज देखता है। तो प्रोटीन बनाने के लिए जो सामान चाहिए वहाँ तक का काम कौन करेगा? tRNA। और उसके बाद प्रोटीन बनवाने का काम जो है वो करेगा rRNA। ठीक है। तो अब आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर वैक्सीन बनानी है तो वैक्सीन जो है वो 4 तरह की बन सकती है। या तो डीएनए में आप चेंज कर दीजिए, डीएनए को डिस्टर्ब कर सकते हैं। दूसरा,
जो mRNA है उसका काम बिगाड़ सकते हैं कि उसकी कॉपी में कुछ चेंज करा दिया जाए कि बीमारी जो है आगे ना बढ़ पाए, या फिर tRNA उसके काम में भी चेंज कर सकते हैं, और rRNA इसके काम में भी चेंज कर सकते हैं। तो जो मैसेंजर RNA है इसका मेन काम है कॉपी बनाने का किसी चीज़ का, तो इनिशियली जो है कॉपी ही नहीं बना पाता है। mRNA वैक्सीन क्या करती है, ऐसा कर देती है कि वो उस कॉपी तो करेगा लेकिन उस तरह की इंफॉर्मेशन कॉपी ही नहीं करेगा कि ऐसी कोई प्रोटीन बने जो शरीर के लिए हानिकारक हो, इंफॉर्मेशन लेके जा ही नहीं पाएगा tRNA के पास इस तरह की कोई कि जो है वो फैक्ट्री में कुछ उल्टा सीधा बनवाए। इसलिए जो है mRNA वैक्सीन बनाई जाती है। दूसरा ये DNA से रिलेटेड भी वैक्सीन बना सकते हैं, पर DNA रिलेटेड वैक्सीन बनाएंगे तो उसमें DNA में चेंज करना पड़ेगा, और DNA में क्या मजबूत सीढ़ी है अच्छी खासी, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू जो है उसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन DNA वैक्सीन कभी बनाई नहीं जाती, इसलिए क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में चेंज आ जाएगा, इस बात का खतरा रहता है। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में चेंज आने के बाद क्या बनेगा मानव का शरीर, ये किसी को कुछ पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है इसका। तो इतना बड़ा खतरा फिलहाल अभी जो है मोल नहीं लेना चाहता कोई। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि प्रोटीन लाई जाती है, rRNA जो है वो फैक्ट्री में बनवाता है, और बनवाने के साथ ही साथ में क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। फिर प्रोटीन से जो है टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से पूरी बॉडी बन जाती है। तो इसीलिए हमारी पूरी बॉडी की जो हड्डी और मांसपेशियां हैं, ये सारा कुछ जो है उसी प्रोटीन का बना हुआ है। और हमारा शरीर आप जानते हैं कि अनगिनत कोशिकाओं से बना हुआ है। अब ऐसे ही कुछ बेसिक बातें और समझ लीजिए। कुल मिला के आप ऐसे समझ सकते हैं संक्षेप में कि अगर शरीर आपका मकान की तरह है तो हड्डी मांस जो है दीवारें और प्लास्टर हैं, और जो प्रोटीन बनाई जाएगी वो प्रोटीन जो है वो ईंट और मोहरम है। उसके बिना जो है कुछ बनाया नहीं जा सकता, दीवारें भी नहीं बनाई जा सकती, प्लास्टर भी नहीं किया जा सकता, मकान पूरी तरीके से बन नहीं सकता। और नक्शा जो है वो कहाँ है, वो जीन में है, और जो कि DNA के पास है क्रोमोसोम के रूप में। ठीक है, कुल मिला के इस सारी प्रक्रिया में 4 ही एलिमेंट शामिल होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। DNA में देखिए जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, जबकि RNA में राइबोज शुगर होती है। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर में अंतर क्या है, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यानी जो OH ग्रुप होता है एक होता है, और साथ में एक हेलोन ग्रुप होता है। ठीक है, और बाकी जो RNA है, RNA में जो राइबोज शुगर होती है उसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, और एक्स्ट्रा फंक्शनल के लिए होते हैं ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आपको पता है भाई DNA तो स्थिर है, RNA को काम करना पड़ रहा है, तो ज़्यादा क्रियात्मक समूह इन्हीं को चाहिए, तो इसमें जो है 2 हाइड्रोक्सिल फंक्शन लगे हुए हैं। ये समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर की बात हो चुकी, ये ध्यान रखिएगा कि RNA जो है वो DNA से साइज में छोटा होता है। साइटोप्लाज्म भी जो है आप समझ रहे होंगे कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है प्रोसेस में, क्योंकि जो प्रोटीन बनाने के लिए सामान है वो साइटोप्लाज्म से ही लेकर के आता है tRNA। अगर टाइप की बात करें तो DNA भी कई टाइप का होता है, जैसे आप जब कभी कहीं डीपली पढ़ेंगे, वैसे इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं अपने एग्जाम के लिए। A, B, Z, ट्रिप्लेक्स, ये जो है DNA के टाइप हैं, है ना। ऐसे ही एंगल हो सकता है चेंज हो जाए, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें अलग अलग एंगल पे हो सकता है। DNA में जो सीढ़ियाँ वगैरह लगी उनके एंगल चेंज हो जाए तो DNA के नए टाइप बन जाते हैं। पट्टी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए तो मतलब जो हेलिक्स है उसकी डायरेक्शन में जो चेंजेस होते हैं, तो उन चेंजेस के बेसिस पे जो है DNA के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। तो कई टाइप का DNA हो सकता है। RNA की बात करें तो RNA भी जो है वैसे तो 3 टाइप के हैं ही, mRNA, tRNA और rRNA। बाकी एक टाइप का और भी RNA होता है डबल स्ट्रैंडेड, कभी कभी जो है डबल पट्टी का भी RNA आपको मिल सकता है। तो इतनी बात जो है हम लोगों को समझनी थी। अगर कहीं कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। बहुत सरल भाषा में हमने समझा दिया है आपको सारा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, और ख़ुद जो है अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर लगता है आपके लिए उपयोगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि लगातार रेगुलर आपको वीडियोस मिलते रहें। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। अपनी कंसिस्टेंसी को ज़रूर बनाए रखिएगा, है ना। उसको पढ़ाई में डिस्टर्ब बिल्कुल होने मत दीजिएगा, क्योंकि वही आपकी ताकत है जो दूसरों से आपको आगे ले जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।